है गाइस, तो कल जहाँ तक हमने देखा था उसके आगे का हम देखते हैं अब। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2, ये वीडियो नंबर 2 है। देखिए, एज अ solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of the O2। देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप प्रेशर डिफरेंस देखोगे तो देखो, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन थी 104, जबकि ब्लड के अंदर थी केवल 40। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 64 का। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस आ रहा है बिटवीन एल्वियोलाई एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज 64, है ना। जबकि अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड और एल्वियोलाई के बीच में देखें तो केवल डिफरेंस आ रहा है 5 का। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड 40 और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में है 45। तो अब देखिए, अगर कहीं कंसनट्रेशन डिफरेंस कम होता है तो सीधी सी बात है, मतलब है कि वहाँ पर जो डिफ्यूजन होगा वो भी कम होगा। लेकिन क्या होता है कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी जो होती है 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, इसलिए जो होता है उतने कम डिफरेंस के बावजूद भी वो मैनेज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो जाता है। ये देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 की होती है वो 20 to 25 टाइम्स हायर होती है दैट ऑफ द O2। ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ CO2 जो होता है वो डिफ्यूज़ कर जाता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से जितने टाइम में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर पाता है। भले ही उसके पास प्रेशर ग्रेडियंट डिफरेंस ज़्यादा है, उसके बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, फिर देखते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है उसके लेयर्स की बात करते हैं। तो देखो, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये हमारी जो एयर जहाँ पे आ रही है ये हमारी दिख रही है एल्वियोलाई या एल्वियोलर कैविटी। अब एल्वियोलर वॉल जो है वो 1 सेल थिक्ड है। ठीक है, उसको केवल एक सिंगल सेल का बनाया गया है ताकि काफ़ी थिन रखा जा सके और स्ट्रेच भी किया जा सके। फिर देखिए, उसके जस्ट नीचे हमारी ये ब्लड कैपिलरी है और ब्लड कैपिलरी के अंदर ये लाल कलर के अंदर रेड ब्लड सेल्स दिखाए हुए हैं। और देखिए, ये हमारी ब्लड कैपिलरी की वॉल और ये हमारे एल्वियोलर कैविटी की वॉल। एल्वियोलर वॉल के बीच में येलो कलर का ये जो आपको फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है ना, इसको इनने बेसमेंट सब्सटेंस कहा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपका 3 लेयर हो गए। एक हो गया आपका एल्वियोलर वॉल जो कि 1 सेल का है, उसका सेकंड नंबर सब्सटेंस हो गया आपका बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरा हो गया आपका ब्लड कैपिलरी। तो ये तीनों ही काफ़ी पतले पतले होते हैं ताकि गैस जो है वो एल्वियोलर कैविटी से ब्लड कैपिलरी के पास फटाफट पहुंच सके इन 3 लेयर्स को क्रॉस करके। तो हमारी जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है या जो हमारी एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है वो 3 लेयर की होती है। ठीक है, थिन स्क्वामस एपिथेलियम होती है एल्वियोलाई की। ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज में हमारी होती है एंडोथेलियम और बेसमेंट सब्सटेंस होता है इन दोनों के बीच में। ये कुछ ही मिलीमीटर्स की थिक होती है ना। और चूंकि इस तरह की मेम्ब्रेन्स बहुत सारी होती हैं, लाखों एल्वियोलाई होते हैं हमारे लंग्स में, इसलिए बहुत ही छोटे टाइम में बहुत जल्दी गैस का एक्सचेंज पूरा हो जाता है। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए, लोग यूजुअली क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो हमारा RBC कैरी करता है क्योंकि उसके पास लगा हुआ होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है? तो लोग सोचते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में घुल करके लौट करके आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये बात गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे हीमोग्लोबिन से अटैच होकर के ही आती है, लौट करके आती है, कुछ पोर्शन आता है। देखो, अभी डिटेल में समझते हैं। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाई RBC इन द ब्लड। 97% हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसको डिलीवर करता है हमारा RBC। ठीक है, केवल 3% जो ऑक्सीजन बची हुई है उसको डिजॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा के थ्रू वो जाती है। मतलब अगर हमने ऑक्सीजन अंदर ली तो उसमें से 97% ऑक्सीजन तो बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन से और ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और बची हुई 3% जो होगी वो हमारे ब्लड में के प्लाज्मा में ही जाकर डिजॉल्व हो जाएगी। जबकि 20-25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइंडेड होती है एट एनी गिवन टाइम RBC से। ठीक है, और 70% जो होती है वो होती है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, और अबाउट 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिजॉल्व स्टेट के फॉर्म में होती है। मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें 97% हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और 3% जो होता है वो प्लाज्मा में होता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 20 से 25% जो होता है वो RBC से बाउंड होता है, 7% जो होता है वो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है और 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड से बाइकार्बोनेट कैसे बन गया, ये चीज़ अपन अभी आगे देखेंगे। ठीक है, हमारा जो बेसिकली बाइकार्बोनेट बनने का तरीका जो होता है वो ये है। देखिए, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जब पानी से मिलता है, H2O से मिलता है, तो एक एंजाइम काम करता है कार्बनिक एनहाइड्रेस, और कार्बनिक एनहाइड्रेस के मिलने से बन जाता है CO2 + H2O गिव्स H2CO3, और इस पर फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस एक्ट करता है तो ये बन जाता है हमारा HCO3- + H+। ठीक है, तो ये HCO3- हमको आयन दे देता है। तो ये HCO3- को ही अपन क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। और ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है मोस्टली। जब हमको वापस से बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनानी होती है तो फिर से भी हम इसी कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को यूज़ करते हैं और वापस से हम CO2 तोड़ लेते हैं और CO2 को हम एल्वियोलाई से निकाल करके अलग कर देते हैं। ठीक है, एल्वियोलाई के पास पहुँचा करके हम इसको एनवायरनमेंट में वापस छोड़ देते हैं। अब देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। देखो, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंटली जुड़ गई,
ऑक्सीजन जुड़ेगी, फिर उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाएगा, फिर दूसरी ऑक्सीजन आकर के जुड़ेगी। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है, मतलब कि उसको हटाया जा सकता है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास 4 ऑक्सीजन जोड़ी जा सकती है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन उसमें अपन जोड़ सकते हैं, है ना। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर और द अदर फैक्टर्स, ठीक है। देखो क्या होता है, पहले आप एक चीज़ समझो, इस ग्राफ को आप देखो, नीचे हमारे जो एक्स एक्सिस है उस पर दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और वाई एक्सिस पर हमारा दिया हुआ है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर यहाँ से आप देखोगे, देखो 0 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 0% सेचुरेशन था, 20 पे आपका सेचुरेशन करीब 25 के आसपास था, फिर 40 पे आपके पार्शियल प्रेशर पे आपका सेचुरेशन करीब हो गया था 70 के आसपास, 60 पे आपका सेचुरेशन, जो 60 पार्शियल प्रेशर जब था ऑक्सीजन का तो आपका सेचुरेशन हो गया था करीब 90 के आसपास का, ठीक है। और आपका 80 जब पहुंचा है और 90 तक पहुंचते पहुंचते आपका जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो लगभग 100% हो गया। मतलब जैसे जैसे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बढ़ाते जा रहे हो, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होगी इन्वायरमेंट में उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन हमारे पास कहीं किसी इन्वायरमेंट में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अच्छे से बाइंड कर लेगा। अगर मान लो किसी इंसान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, और उसकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो उसको हीमोग्लोबिन जो होगा ऑक्सीजन को बाइंड करने में दिक्कत करेगा। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड करने में दिक्कत कर सकते हैं, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑक्सीजन की दुश्मन है। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। फिर दूसरे नंबर पे होता है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब होता है एसिड, ठीक है। एसिडिटी ज़्यादा होगी तो बाइंडिंग कम होगी, ठीक है, ध्यान रखना। एसिडिटी ज़्यादा होगी, अगर H+ ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कम होगी। इसी तरह से होता है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो होगी वो हमारी कम होगी। अच्छा, इस ग्राफ को अपन बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, ठीक है। सिग्मोइड कर्व इससे पहले भी आपने कहीं अलग अलग जगहों पर पढ़े होंगे, ये होता है सिग्मोइड कर्व, ठीक है। और इसी कर्व को अपन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी बोलते हैं। देखो वैसे तो एक कर्व हमको ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन जो है उसका सेचुरेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन सेचुरेशन कर्व बोलना चाहिए था, लेकिन ये इसको कह रहे हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो हम भी इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ही बोलेंगे, ठीक है। फिर देखिए जब क्या होता है हमारे पास हाई PO2 है, मतलब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, हमारे पास H+ कम हो, मतलब हमारे पास एसिडिटी कम हो, बेसिसिटी ज़्यादा हो और टेम्परेचर हमारा कम हो, ये सारे कंडीशंस जो होती हैं फेवरेबल होती हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के लिए। जबकि अभी अगर हमारे पास ऑक्सीजन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ज़्यादा हो जाए और आपके पास एसिडिटी भी ज़्यादा हो, H+ ज़्यादा हो आपका, ठीक है, और आपका टेम्परेचर अगर हाई हो, तो इन कंडीशंस में क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो होगा वो डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाने का मतलब ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बीच में एसोसिएशन प्रॉपर होगा नहीं, तो इंसान को बॉडी में ऑक्सीजन जो होगा प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए देखिए क्या होता है कि जब हमको फीवर वगैरह होता है, जो टेम्परेचर हमारी बॉडी का बहुत हाई होता है तो उस समय सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 in the tissue। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 100 ml ब्लड कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, तो 100 ml ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है। कहाँ से, एल्वियोलाइज से लेकर के टिश्यूज़ तक, ओके, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब नॉर्मली। फिर देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में अपन पहले ही देख चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का 20 से 25% हिस्सा तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। और दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, PO2 इज ए मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग, ठीक है। और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाइंड होगी हीमोग्लोबिन से, 20% होगी कि 25% होगी कि उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, ये बहुत कुछ हमारे PO2 मतलब हमारे ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा, जहाँ कहीं पर भी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए टिश्यूज़ की बात करते हैं, सेल्स हैं, सेल्स ने अपना सारा फंक्शन कर रहे हैं और सेल के पास CO2 ज़्यादा है, उसको बाहर निकालना है, तो सेल के पास पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा और उसके पास ऑक्सीजन कम होगा। ऐसे कंडीशन में जो होगा CO2 जा करके बाहर निकल आएगा और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देगा ब्लड वेसल में, ठीक है। जबकि एल्वियोलाई की बात करते हैं तो एल्वियोलाई में क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है,
कम और अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन होता है कम। एल्वियोलाई के लेवल पे बात करते हैं ब्लड वेजल्स की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आता है एल्वियोलाई से, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका डिसोसिएशन हो जाता है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हमारा जो बाकी देखिए हमने देखा था कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाती है। ठीक है, कुछ पोर्शन 7% जो था वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में जाती है, बाकी होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में। तो ये देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। ठीक है, तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हम इसको बाइकार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जब कभी हमको कार्बन डाइऑक्साइड वापस से की ज़रूरत पड़ती है कि एल्वियोलाइज में जाकर के एल्वियोलाई से बाहर निकालना है या टिश्यू से बाहर निकालना है, तो हम इसको वापस से H2CO3 को तोड़ के CO2 के अंदर कन्वर्ट करवा लेते हैं। हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में करीब 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में करीब 4 ml CO2 होता है, जबकि हमने देखा था हमारे हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑफ O2 है। ठीक है, फिर अब देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं उसकी एक रिदम होती है। ठीक है, और हमको कभी भी सांस पर ध्यान नहीं देनी पड़ती कि हमारी सांस जो है वो कैसे हो रही है, वो अपने आप नेचुरली ही चलती रहती है। हम सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, ये प्रोसेस नेचुरल चलता रहता है। जब कभी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई हम एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी सांस जो होती बढ़ सकती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी सांस कम हो सकती है। तो सीधी बात है कि सांस की स्पीड को या सांस की रेट को, हमारे रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब कभी हमको कोई चीज़ बढ़ानी है, कम करनी होती है, तो सीधी बात है वहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम काम में आएगा। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये हमारा न्यूरल सिस्टम जो होता है वो उसको रेगुलेट करता है। इसके लिए हमारा एक मेडुला होता है, मेडुला रीजन ब्रेन का, जहाँ पर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर नाम से ही क्लियर है कि ये रेस्पिरेशन की रिदम को मेंटेन किए हुए, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन को चलाने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक सेंटर और होता है, इसको अपन पॉन्स बोलते हैं। ये पॉन्स सेंटर जो होता है, इट इज़ ऑल्सो, इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ये न्यूमो और टैक्सिक को टॉक्सिक मान सकते हो, मतलब ये जो हवा को रोकने वाला सेंटर होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की एक्टिविटी को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, इसलिए जो होते हैं इन दोनों सेंटर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। हमको जब कभी भी सांस तेज़ करनी होगी तो हम इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन कम कर देंगे और सांस जो होगी उसकी रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या होता है कि हमको कैसे, कब सांस हमको तेज़ करनी है, कब धीमे करनी है। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब एक्सरसाइज करो तभी आपकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़े। एंग्जाइटी जब हमको होती है, टेंशन होती है, तब भी सांस की रेट हमारी बढ़ जाती है। कभी अगर हमारे ब्लड में एसिड ज़्यादा हो जाए या बेस ज़्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशंस में भी हमको रेस्पिरेटरी रेट अपना चेंज करना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, भगवान ने कुछ जगहों पर ऐसे डिटेक्शन सेंटर बना रखे हैं, कुछ ऐसे हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स लगे हुए हैं कुछ जगह पे, जो कि ये तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे कब रेस्पिरेटरी रेट को कम करना है, कब तेज़ करना है। ठीक है, तो देखिए एक कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, कहाँ पर हमारा एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था ना ब्रेन में, उसी के आसपास में एक हमारे क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया होता है, जो कि क्या किस किस को डिटेक्ट कर लेता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन आयंस को। मतलब अगर मान लो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, मतलब सीधी बात है सांस कम हो रही है हमारी, तो हम क्या करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो जाकर के हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में लगे हुए इस सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और सांस हमारी बढ़ जाएगी। ऐसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन आयंस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं तो भी ये सेंटर जो होगा स्टिमुलेट कर देगा सांस को। ठीक है, फिर देखिए इसी तरह क्या होता है, कुछ रिसेप्टर्स हमारे लगे होते हैं एओर्टा में। एओर्टा हमारी क्या होती है, मेन आर्टरी होती है जो निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। तो एओर्टा जो होती है आगे चल के आर्च बनाती है जिससे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है, तो इसको अपन बोलते हैं एओर्टिक आर्च। ठीक है, तो रिसेप्टर्स कुछ होते हैं हमारे एओर्टिक आर्च में, और फिर हमारी होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो जाती है ऊपर, हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। तो हमारे एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी में भी कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और इसके अलावा और ये सिग्नल भेजते हैं रिदम सेंटर में, और वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट हमको बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, तो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। देखो अभी तक जो भी अपन ने देखा, सांस हमको रेस्पिरेटरी रेट कम करना है या बढ़ाना है, ये केवल दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड पर और हाइड्रोजन आयंस पर। ऑक्सीजन की हमने कोई बात की ही नहीं। मतलब ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कितना है इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता कि रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होनी है या कम। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है हमारे ब्लड में और हाइड्रोजन आयंस कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारी रेस्पिरेटरी रेट कितनी होनी है। फिर देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। एक होता है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा बहुत कॉमन बीमारी है। ठीक है, ये इसमें होती है डिफ़िकल्टी
इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। अब इसमें क्या हो जाएगा, इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसको क्या हो जाएगा, बेसिकली उसको वीजिंग होगी। वीजिंग का मतलब होता है सीटी जैसी आवाज़ निकलना। ठीक है, आप सोचिए अगर मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, और उस कमरे में एक छोटा सा छेद है और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो जब हवा उस छेद के थ्रू होते हुए बहुत धीमे धीमे आएगी, केवल उतने पर्टिकुलर पॉइंट से जब हवा आएगी बहुत तेज़ी से अंदर, तो एक सीटी की आवाज़ निकलेगी ऐसी, ये कहलाती है वीजिंग। ठीक है, तो जब कोई इंसान अस्थमा का पेशेंट होता है, और अस्थमा के पेशेंट की क्या हो जाता है, उसका गला जो होता है पूरा चोक होने लगता है, उसकी जो ट्रैकिया है वो अंदर से पूरी चोक होने लगती है, म्यूकस भरने लगती है वहाँ पर, तो ट्रैकिया के अंदर का डायमीटर कम हो जाता है, जिस कारण से जब वो बंदा सांस लेने की कोशिश करेगा तो उस बहुत छोटे से स्पेस से एयर आने जाने की कोशिश करेगी, जिससे आवाज़ निकलेगी, उसको अपन बोलते हैं वीजिंग। ये वीजिंग क्यों हो रही है, क्योंकि उसके ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई थे और फिर ब्रोंक्यूल्स थे, उनमें इन्फ्लेमेशन के कारण उनकी भी डायमीटर जो होती है वो छोटी हो जाती है, जिस कारण से वीजिंग होती है अस्थमा में। ठीक है, फिर एक होता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो होता है एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच एल्वियोलर वॉल आर डैमेज्ड ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस इज डिक्रीज्ड। एम्फाइसीमा देखो एक तो बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, इंसान को धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती जाती है। इसमें एल्वियोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है, जिससे उनका रेस्पिरेटरी सर्फेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब जब क्या होता है, वैसे तो हमारे पास लाखों एल्वियोलाइज होते हैं, लेकिन अगर से फॉर एग्जांपल अगर हमारे एल्वियोलाई जो है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगे, ठीक है, तो थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एक टाइम का जब बहुत सारे एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सर्फेस जो कम हो जाएगा, गैस एक्सचेंज करने में हमको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये होता है यूजली सिगरेट स्मोकर्स को, उनका एम्फाइसीमा हो जाता है, इसलिए बाद में उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। फिर एक होता है हमारे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखिए ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसी बीमारियां जो किसी ऑक्यूपेशन से इंसान को आई हैं। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई इंसान किसी इंडस्ट्री में काम करता है, और जिस इंडस्ट्री में वो काम करता है वहाँ पर वो दिन भर कोई धुआं जो है वो अंदर सांस के साथ लेता रहता है। ठीक है, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है। मान लीजिए कोई ट्रैफिक हवलदार है जो कि चौराहे पे खड़ा रहता है और दिन भर वो पॉल्यूशन में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, उस धुएं से उसकी लंग्स जो होंगी वो ख़राब होनी शुरू हो जाएंगे। ऐसे मान लीजिए कोई इंसान किसी फैक्ट्री में काम करता है और वो लगातार जिन चीज़ों को इनहेल कर रहा है उससे उसके लंग्स में नुकसान होता है, तो वो कहला रही है हमारी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जैसे मान लीजिए ग्राइंडिंग फैक्ट्री हो गई या स्टोन ब्रेकिंग की फैक्ट्री हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि जितना भी डस्ट वगैरह वो इनहेल करता है उतना हमारी पूरी बॉडी कोप अप नहीं कर पाती। जो पूरा डस्ट वो रोज़ इनहेल कर रहा है उस पूरे को हमारी बॉडी जो है वो पूरा बाहर नहीं निकाल पाती है। ठीक है, और ऐसा बहुत लंबे टाइम तक अगर वो एक्सपोज होता रहेगा उससे, तो उसके क्या हो जाएगा, उसको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा उसकी लंग्स में, जिससे उसको हो जाएगा फाइब्रोसिस। ठीक है, उसके लंग्स में हो जाएगा फाइब्रोसिस, उसके लंग्स का कुछ हिस्सा जो होगा वो कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा और वो बिल्कुल फाइबर्स वहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे और वो बिल्कुल कड़ा हो जाएगा वो पोर्शन। दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रोसिस। ठीक है, और ये सीरियस लंग डैमेज होता है, इसलिए ऐसे लोगों को अपन क्या कहते हैं कि भाई आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो वहाँ पर प्रॉपर प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, लोगों को मास्क वगैरह पहनने के लिए बोला जाता है। तो ये हो गया यार आपका चैप्टर कंप्लीट, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने पढ़ाया वहाँ से हर एक चीज़ जो होगी मैंने आपकी कवर करवा दी है। अब ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। थैंक यू।